अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो यह मार्च 2024 का पेपर 22 है, एएस का P2 है। इस पे से हम क्वेश्चन 1 करेंगे जो कि कंपनी का है। और वैसे कंपनी ऑलरेडी मैंने अपनी प्ले लिस्ट में जो कंपनी की प्ले लिस्ट है उस पर काफ़ी डिटेल में कवर किया है, ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन किया है। बट दैट डजंट मीन कि मैं अपनी करंट प्ले लिस्ट के साथ कंप्लेसेंट हो जाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप एडिंग as many company accounts questions as possible. The following trial balance was extracted from the books of V Limited at 31st December 2023. 8% debentures, administrative expenses. 2029 मीन्स कि ये 2029 में रीपे होगा, तो ऑब्वियसली इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट है, कैरेज इनवर्ड्स भी है, कैरेज आउटवर्ड्स भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिविडेंड्स पेड। फर्नीचर इक्विपमेंट कैरिंग वैल्यू 1 जनवरी 2023, ये उसने अपने बहुत कन्वीनियंट कर दिया, डेट देगा। एंड कैरिंग वैल्यू इज अनदर नेम फॉर नेट बुक वैल्यू, जो कि A2 में ज्यादा वर्ड यूज होता है कैरिंग वैल्यू का, अब ये AS पे भी कभी कभी यूज करने लगा है। ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन, परचेजेस, रेंटल इनकम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटर्न्स। अच्छा, रिटर्न्स देखिए आपका क्रेडिट साइड में मौजूद है, तो ये आपका परचेज रिटर्न है। शेयर कैपिटल 4 मिलियन या 4,000 ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ 0.25 ईच, ये पार वैल्यू है इसकी। और 1 मिलियन या थाउजेंड थाउजेंड इसकी वैल्यू। शेयर प्रीमियम, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीबल्स, वेजेस ऑफिस स्टाफ, वेजेस सेल्स स्टाफ। At 31st December 2023, inventory was valued at, distribution cost include a prepayment of, prepaid obviously इस पे से माइनस होगा। अच्छा, at 31st December 2023, rental income of 300 had been received in advance, तो ये रेंटल इनकम में से प्रीपेड इनकम माइनस की जाएगी। Provision should be made for depreciation of furniture equipment 20% per annum using the reducing balance. Depreciation charges should be allocated 60% admin, 40% distribution. At 31st December 2023, office wages of 5800 were due but unpaid, तो ये ऑफिस वेजेस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। Debentures had been issued on 1 October 2023. The first interest payment is due on 31st March 2024. तो इसका ना करंट ईयर में जो भी इंटरेस्ट ड्यू है वो नेक्स्ट ईयर की मार्च 2024 में पे किया जाएगा, बिकॉज आवर करंट अकाउंटिंग ईयर इज एंडिंग एट 31st December 2023। तो देखिए, अगर 1 अक्टूबर को उसने डिबेंचर्स लिए हैं, ईयर हमारा दिसंबर में एंड हो रहा है, तो इट मीन्स 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा डिबेंचर्स पे। अच्छा, टैक्स फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 27,900। अब टैक्स एएस के क्वेश्चंस में यूजुअली आता नहीं है, ये इस बार इसने दिया है, तो इसको अकॉर्डिंगली हम इस पे इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एडजस्ट करेंगे। और अब आप देखिए कि इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज हो रहा है। फॉर द ईयर एंडेड December 2023, यूज द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन पेज 4 टू शो वर्किंग्स। तो अब देखिए, समराइज बनानी होती है, ये कभी कभी तो फॉर्मेट बना के दे देता है, एट टाइम्स आपको सिर्फ लाइंस दे देता है, तो वहां आपको एक समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस खुद बनानी होगी। और फिर इसने वर्किंग की भी आपको स्पेस दी है, तो ये हर चीज के टोटल निकालने होते हैं, यहाँ सिर्फ टोटल्स जाते हैं। तो समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिमिटेड कंपनी की बनती है। प्रीवियसली आप लोग मेरी कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने कवर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी का, 14 मार्क्स के। और इतनी आई थिंक सो ट्रिकी एडजस्टमेंट ये है भी नहीं, तो वन बाय वन हम वर्किंग करके आराम से स्टेट समराइज इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स, I will not solve this question on the assigned spaces, rather I will solve here. देखिए, सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने को देंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज की है 47,800। फिर परचेजेस ले लेंगे इसकी,
कैरेज इनवर्ड्स, इस पे परचेज रिटर्न है। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इसने आपको खुद ही दे दी, तो अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आप लोग का आराम से आ जाएगा। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन पहले मैं निकाल लूंगा, तो उससे पर ऑब्वियसली मैं उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन में इसको अपोर्शन कर सकूंगा। अगर सो फार आप देखें तो कोई एडिशन या डिस्पोजल नहीं हो रही नॉन करंट एसेट की। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, और उसने आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया, आपको स्ट्रेट अवे उसने नेटबुक वैल्यू दे दी ईयर बिगनिंग की। कोई एडिशन या डिस्पोजल तो हो नहीं रहा, तो बस इसी नेटबुक वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करा देंगे। और इसी तरह जैसे ऑफिस वेजेस भी एडजस्टेड निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम बात करेंगे कि ऑफिस वेजेस इधर या तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा या एडमिन में जाएगा, लेकिन पहले उसकी अपनी एक एडजस्टेड फिगर हम निकाल लेंगे, ताकि डायरेक्ट हम उसको ही एडमिन या डिस्ट्रीब्यूशन में आप एडजस्ट कर दें। तो ऑफिस स्टाफ की वेजेस है 49,300, और ये एक्रूड है, तो एक्रूड ऐड होता है ये क्लोज ईयर एंड का। 55,100। पहले इसने डिस्ट्रीब्यूशन का या एडमिन का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन ही कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले इस बार अदर इनकम भी है। सर्टेन कंपनीज ये भी करती कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अदर इनकम एडजस्ट करती है, लेकिन ये आपको उसने स्पेसिफाई किया कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही अदर इनकम एडजस्ट करनी है। अच्छा, अदर इनकम दिखा देता हूँ, सिर्फ एक ही है। देखिए, इसमें कोई गेन ऑन डिस्पोजल नहीं है, डिक्रीज इन प्रोविजन नहीं है, डिस्काउंट रिसीव नहीं है, तो आपकी सिर्फ एक ही इसमें अदर इनकम है, जो कि रेंटल इनकम है। तो रेंटल इनकम की ट्रायल बैलेंस पे फिगर है 13,300। और आई होप्स आप लोग को स्टेज पे क्लियर होगा कि ये ट्रायल बैलेंस पे जो एक्सपेंसेस की और इनकम्स की फिगर होती है, उनकी बैंक की रिसीट की या पेमेंट की फिगर होती है, उसके अकॉर्डेंस पे ही ईयर एंड का या ईयर बिगनिंग का एक्यूरेट प्रीपेड उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। एडवांस जो है माइनस होता है, क्योंकि करंट ईयर की इनकम नहीं, नेक्स्ट ईयर की एक तरह से करंट ईयर में रिसीव कर ली, तो ऑब्वियसली करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो ये हो गया 10,300। अब उसने पहले डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ही पहले कर लेते हैं, ये भी हम यहाँ एक तरह तरह वर्किंग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है पहले ट्रायल बैलेंस की फिगर से, उस पर भी एडजस्टमेंट प्लस और माइनस करेंगे, तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 30,700। अब इस पे सबसे पहले इसकी प्रीपेमेंट दी हुई माइनस कर देते हैं 6,000। अच्छा, फिर ये जो डेप्रिसिएशन है 55,000, ये 191,200 का डेप्रिसिएशन का 40% आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये आ जाएगा 76,480।
ये ऐड होगा ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को बढ़ाएगा। अच्छा, फिर इसमें कैरेज आउटवर्ड भी है। कैरेज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड होता है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक्सपेंस है। अच्छा, और ये जो ऑफिस स्टाफ की वेजेस है ना, तो देखिए ऑफिस स्टाफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। सेल्स स्टाफ की वेजेस और डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक तरह से। तो जो स्टाफ सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, उनकी वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में ली, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ली जाएंगी। इसका कोई एक्रूड प्रीपेड है नहीं, ये एज इट इज ही आ जाएगा आपका 38,300। तो हमारी एडजस्टेड फिगर आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की। लास्ट में हम एडमिन निकाल लेते। तो एडमिन में पहले हम ट्रायल बैलेंस की फिगर से स्टार्ट करेंगे। 17,200। सबसे पहला नेक काम ये करता है कि डेप्रिसिएशन जो 191200 है, उसी का 60% इसमें ऐड करवा देते। 114720। तो ये जो ऑफिस स्टाफ की एडजस्टेड फिगर निकाली, ये आ जाएगा ऑफिस वेजेस। और कुछ नहीं है। 17,200 प्लस 114720 प्लस 55,100, तो ये हो गया 187020। और मैं इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी निकाल देता हूँ। तो फाइनेंस कॉस्ट पे देखिए, आपको बैंक लोन का तो इंटरेस्ट दिया हुआ है और उस पर ज्यादा कोई बात की नहीं है, तो आपको यही लेना है। डिबेंचर का इंटरेस्ट उसने दिया नहीं, ट्रायल बैलेंस में हमें निकालना पड़ेगा। तो आसान है। देखिए हमारी डिबेंचर्स की वैल्यू है 240,000। उसका 8% से, उसका ये 8% पर एनम है एक्चुअली, एनुअल इंटरेस्ट है। और इसे 3 मंथ्स का हम ले लेंगे, इसको 3/12 कर देंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। और बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है वो एज इट इज इसमें ऐड कर दें, 2600। तो ये हमारा ये आ जाएगा आपका 4800। 4800 प्लस 2600, क्योंकि आपका जो फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में वो आपको टोटल लेना होता है। तो जिन जिन लोन्स पे या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम सबको ऐड करके लेंगे। तो ये हो गया 7400। टैक्स उसने आपको खुद दिया हुआ, टैक्स सीधा सीधा यही माइनस कर देंगे आप। तो वी आर डन विद ऑल द वर्किंग्स, नाउ वी कैन स्टार्ट। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इन वर्किंग्स को। तो हम इसकी सुकून से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं।
रेवेन्यू एज इट इज आ जाएगा, उसके लिए कोई सेल्स रिटर्न या कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 997100। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हम टोटल माइनस कर देंगे 519700, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 477400। अदर इनकम्स में रेंट आ जाएगा 10,300। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 148180। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी माइनस होगा 187020। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। 152500। फाइनेंस कॉस्ट मैंने वर्किंग से निकाला था आपके सामने 7400। अब इसमें आप टैक्स डायरेक्ट एक साथ माइनस नहीं कर सकते, पहले आपको सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिखाना है, फिर उसमें से हम टैक्स माइनस करके इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे। 145100। टैक्स का ना बैंक की पेमेंट दी हुई है ना, एक्रूड प्रीपेड कुछ दिया हुआ है, तो टैक्स आपका एस्टिमेटेड यहीं से आ जाएगा 27,900। A2 में भी यूजुअली इसकी एडजस्टमेंट इसी तरह आती है, तो उस पर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है टैक्सेशन को लेके आपके सिलेबस में। 117200। तो आई होप सो आप लोग को ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्लियर है। अब इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2023, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखें सितंबर को a rights issue had been made on the basis of one ordinary share for every three ordinary shares currently held. The issue was made at a premium of 0.05 per share. The rights issue was fully subscribed. Had been recorded in the books of account है, इसका मतलब ये जो राइट्स इशू है ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। अच्छा, प्रॉपर्टी हैड बीन रीवैल्यूड एंड वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 60,000। Complete the statement of changes in equity for the year ended December 2023 on page 5। अच्छा, एक चीज आप देखें तो ये देखिए ये जो ये वहां ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस दिए हुए वो उसने क्लोजिंग में मेंशन किए हुए। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व का आपको ओपनिंग देखे यहाँ नहीं दिया उसने, यहाँ नहीं बताया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस क्या है, तो इसीलिए एक बार स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी भी गौर से देख लिया करे। 60,000 उसने ओपनिंग में लिखा है और ड्यूरिंग द उसने रिवैल्यू किया, तो इसकी रिवैल्यूएशन रिजर्व की कोई रिवर्स पे वर्किंग नहीं होगी, इसको नॉर्मली जैसे हम करते हैं उसको वैसे ही सॉल्व करना है। हाँ, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के आपको ओपनिंग भी निकालने पड़ेंगे, उसके बगैर आपका ये क्वेश्चन एसओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट नहीं होगी। और ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है अपने इसमें प्ले लिस्ट में,
तो वो जून 2022 का जो P23 है उसका क्वेश्चन 1 की वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने ये कवर किया कि रिवर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग उस वीडियो को देख के भी वो चीज़ दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग का भी ओपनिंग है, देखा आप रिटेन अर्निंग का जो यहाँ लिखा हुआ है ना 174,000, वो वहाँ ओपनिंग में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ओपनिंग है। तो देखिए आपको 7 मार्क्स दिए हैं उसने, अगर थोड़ी सी ख्वारी उठानी है तो इसको करना शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हमें करना क्या पार्ट बी में। आपके जो 4 मिलियन शेयर्स है ना, या 4,000 ये आपके ईयर एंड के शेयर्स हैं, और ये इनकी वैल्यू भी ईयर एंड की है। तो अगर हम ईयर बिगनिंग के जो शेयर्स हैं उसको एक राइट इशू से पहले वाले शेयर्स को अगर हम एक्स एज्यूम कर ले, तो एक्स पे इसने, और ये जो देखिए कहता है 1/3 या 2/3, ये नंबर ऑफ शेयर्स या क्वांटिटी ऑफ शेयर्स के लिए होता है कि फॉर एवरी 3 शेयर्स इसने 1 दिए। तो ये प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि एक्स का, अभी देखिए कोई नंबर ऑफ शेयर्स एक्स है हमारे, एक्स का जो 1 पहले लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिखें, जो दूसरा नंबर 3 लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखें। तो उसका एक्स के 1/3 शेयर्स हमने इस राइट इशू शेयर दिए, तो एक्स प्लस एक्स इंटू 1/3 राइट इशू के शेयर्स हो जाएंगे। और कोई शेयर इशू हो नहीं रहा, इन दोनों को ऐड करके इसके ये ईयर एंड के शेयर्स आ गए होंगे 4 मिलियन। अच्छा, जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता, अल्फाबेट के साथ उसके साथ 1 एज्यूम करते हैं। तो ये 1 प्लस 1/3 ना एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है। तो जो इसको अगर आप बगैर कैलकुलेटर करेंगे तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आपको टाइम बचाना है। जब कैलकुलेटर अलाउड ही है तो उसका एक बहुत ईजी बात है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से 1 प्लस 1/3 सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा 4/3 आया, तो उसका 4/3 एक्स इज इक्वल टू 4 मिलियन। अब एक्स अगर निकालना है तो मुझे 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, डिवाइड बाय 4 होगा। तो अभी देखिए राइट इशू के शेयर्स नहीं, आपके ईयर बिगनिंग के शेयर्स आएंगे। तो ये आया हमारा 3 मिलियन। ओएससी शेयर्स ब्रॉड फॉरवर्ड या बिफोर राइट्स इशू। अब राइट्स इशू के शेयर्स आसान है, आप इनके डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। 4 मिलियन माइनस 3 मिलियन कर दें तो आपके ये 1 मिलियन शेयर्स आ जाएंगे। और जिनको ये कुछ अच्छा ना लगे, तो जो ईयर आपके राइट्स इशू से पहले के शेयर्स आ गए 3 मिलियन, इस 3 मिलियन का 1/3 शेयर्स हमने इस राइट इशू के शेयर्स दिए। तो भी देखे आपका 1 मिलियन ही आया, इसका मतलब, और 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन करे तो आपका वापस 4 मिलियन बन जाएगा। इसका हमने कैलकुलेशन सही की है। अब इसको यूज करके हम आराम से इसकी एसओसी कंप्लीट कर सकते हैं, और ऑर्डिनरी शेयर्स की तो भी वैल्यू भी आ जाएगी आप लोगों की। अमाउंट निकालनी है तो देखिए आपका ये एक शेयर की पार वैल्यू 0.25, अब 0.25 को मल्टीप्लाई करा दें 3 मिलियन से, तो ये आ जाएगा आपका 750,000। और प्रॉफिट फॉर द ईयर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से ले लेंगे। और डिविडेंड देखिए आपका ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है, तो ये जो इतना पीछे डिविडेंड दिया हुआ है ये आगे जाके आपका एसओसी में यूज होगा। तो इसके अलावा बाकी चीजें वर्किंग है नहीं, वो थोड़ा डायरेक्टली एसओसी में हम ले सकते हैं। तो बस अब हम एसओस इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने व्हाइट कलर से लिखे ये बैलेंसेस जो है उसने खुद दिए हुए। अब मैंने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लिया था, तो मैं उसको वैसे ही ले लूंगा 750,000।
अच्छा, शेयर प्रीमियम का मैं कैलकुलेट करना भूल गया था, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहीं इसी जगह पे। तो देखिए शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो जो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड है शेयर प्रीमियम का, उस पर राइट्स इशू के शेयर्स का प्रीमियम ऐड किया होगा। बड़ा उसने क्लियरली बताया हुआ प्रीमियम ऑफ 0.05 पर शेयर है, तो 0.05 को इसने 1 मिलियन से करवाया होगा। तो फिर इसका ही 215,000 बैलेंस सीटी आया होगा। तो आपका ये आ गया 50,000। शेयर प्रीमियम का ब्रॉड फॉरवर्ड 215 -50, तो ये हो गया 165,000। ये हम नीचे सुकून से ले लेंगे। अब हम इन सबको ऐड करके इसकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, 750, 165, 60, 174। तो दैट इज 1149,000। अब हमें पहले राइट्स इशू लेना चाहिए इसमें, क्योंकि वो सितंबर में हो रहा है। डिविडेंड भी ईयर एंड की ट्रांजैक्शन अगर डेट नहीं दी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ईयर एंड में एडजस्ट होता है, रीवैल्यूएशन ईयर एंड में हो रही है। अब राइट्स इशू का मैं आपको ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ। तो 1 मिलियन शेयर इशू करें, इस ऑर्डनरी शेयर कैपिटल से पार वैल्यू से ही क्रेडिट हो सकता है, तो 0.25 का मैं करवा दूंगा 1 मिलियन शेयर से। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। उसने देखिए कंप्लीट फिगर्स लिए, तो आपको भी कंप्लीट फिगर्स में ही करना है, 3 जीरो कॉमन लेके नहीं करना है। और मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी इसमें चैनल में किया है जिसमें उसने आपको 3 जीरो कॉमन लेने पे बाउंड किया है। 250,000 राइट्स इशू के शेयर्स का प्रीमियम तो हमने ऊपर ही निकाल दिया, 50,000 है। 250 + 50 करें, आपका 300,000 हो जाएगा। और अगर आपका शेयर जैसे प्रीमियम पे 0.05 के इशू हो रहा है, तो राइट्स इशू की इशू वैल्यू पर शेयर इस तरह हम निकाल सकते हैं, 0.25 +0.05। तो इसका राइट्स इशू का एक शेयर 0.3 का इशू हो रहा है। और अगर मैं 0.3 को 1 मिलियन से करवाऊं, तो देखिए आपका टोटल 300,000 आएगा। अब बेहतर है कि हम रिवैल्यूएशन को एडजस्ट कर देते हैं। और रिड्यूस करें तो उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व 60 से डिक्रीज किया जाएगा, क्योंकि जब डाउनवर्ड रिवैल्यू करते हैं तो नॉन करंट एसेट क्रेडिट होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होता है, और ये इक्विटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाती है। आपकी टोटल इक्विटी भी 60,000 से नीचे जाएगी। अब हम ले लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। 117,200 आपका रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया जाएगा, टोटल इक्विटी भी 117,200 से इंक्रीज होगी। और डिविडेंड्स पेड हम ले लेते हैं। डिविडेंड्स पेड आप ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे, 37,500। रिटेन अर्निंग से माइनस किए जाएंगे, उसी से दिए जाते हैं 37,500। अब हम क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल सकते हैं। बैलेंसेस एट 31 दिसंबर 2023। ये करेक्शन मैं कर देता हूँ। अच्छा, जैसे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का उससे बैलेंस शीट ही दिया हुआ है, तो वो मैं व्हाइट कलर से मेंशन करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं 750 + 250 अगर मैं करूँ,
तो 1 मिलियन बन गया। तो वही जो उसने दिया हुआ वो हमारा आ भी रहा है। 165 + 15 करें, 165 + 50 करें सॉरी, तो आपका 215 बन गया। जो ऑलरेडी उसने दिए हुए उनको मैं वाइट से लिख रहा हूँ। रीवैल्यूएशन रिजर्व जीरो हो जाएगा, रिटेन अर्निंग निकालना पड़ेगा। 174,000 प्लस 117,200 माइनस 37,500, तो ये हो गया 253,700। अब एक काम करते हैं, अब इसमें टोटल का कॉलम है तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको मैच कर सकते हैं। तो पहले हम बैलेंस सीडी को ऐड करके देखते हैं सारे। प्लस 215,000 प्लस 253,700, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो क्योंकि जीरो हो गया, तो यार है 146,800। और इसी तरह मेरा वर्टिकली भी ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी मैच करना चाहिए। तो वर्टिकली मैच करने के लिए हम ये जो टोटल कॉलम की वैल्यूज है इनको प्लस माइनस करके देखेंगे आपस में। 1,149,000 प्लस 300,000 माइनस 60,000 प्लस 117,200 माइनस 37,500। मल्टीपल फिगर्स को तो हमेशा चेक भी कर लिया करे भाई। 1,149,000, 300,000, सिक्स माइनस 60,000 प्लस 117,200 माइनस 37,500। तो देखिए आपका वही 146,8,700 आया। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैच करें तो 90% एंड अबव चांस है कि एसओसी आप लोगों ने हमने सही बनाई है। अब ये बहुत चिल क्वेश्चन है, उसमें कोई इतना काम नहीं है। स्टेट टू फैक्टर्स दैट व्हेन डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड। सबसे पहले आप रेवेन्यू रिजर्व्स को चेक कर सकते हैं कि कितना क्या लेवल है, क्योंकि प्रॉफिट से डिविडेंड दिए जाते हैं। प्रॉफिट से बनाए जाने वाले रिजर्व्स रेवेन्यू रिजर्व्स कहलाते हैं, या आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी लेवल देख लें। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे की हमारी लिक्विडिटी कैश पोजीशन क्या है, क्योंकि इवेंचुअली तो हमें कैश से पे करना है डिविडेंड। और भी फैक्टर्स है जो मैंने किसी और क्वेश्चन में वीडियो में कवर किए, तो वहां से देख सकते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और एक्चुअली बहुत इजी भी है। डिस्कस एडवाइस वाला। द डायरेक्टर्स विश टू इंप्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस, दे आर कंसिडरिंग टू ऑप्शंस। डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स बाय एन एक्स्ट्रा 8 days, switching to a new supplier who is prepared to offer a trade discount if large orders are made. Advise the directors which option they should choose. Justify our choice by considering the effect on both profitability and liquidity. तो इजी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन आपको दोनों ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी डिस्कस करने हैं। देखिए अगर सप्लायर को पेमेंट डिले करता हूँ, लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। अच्छा, लेकिन अगर मैं सप्लायर को पेमेंट डिले करूंगा तो हो सकता है मैं अपना जो अर्ली पेमेंट का कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है वो मैं लूज कर दूं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, उससे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जैसे ऑप्शन बी है, अब ट्रेड डिस्काउंट से देखिए क्या होगा। ट्रेड डिस्काउंट होगा परचेजेस में, तो उससे परचेजेस कम, कॉस्ट कम हो जाएगी, उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, तो सप्लायर को कम पे करना पड़ेगा, तो उससे भी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, इससे लिक्विडिटी भी वन इंप्रूव होगी अगर पेमेंट उसकी कम करेंगे आप सप्लायर की। अच्छा, लेकिन ये जो लार्ज ऑर्डर्स, तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी इन्वेंट्री की, उससे प्रॉफिट्स भी डिक्रीज होंगे, उससे लिक्विडिटी भी डिक्रीज होगी। अच्छा, करंटली ओवरड्राफ्ट है,
तो ऑप्शन बी में ना ओवरड्राफ्ट की वजह से या लिक्विडिटी आपकी खराब है तो लार्ज ऑर्डर्स के हो सकता है पेमेंट करना डिफिकल्ट हो। अच्छा, फिर रिलेशनशिप सप्लायर ऑप्शन में खराब हो सकता है तो फ्यूचर में हो सकता है आपको वो सिर्फ कैश परचेजेस में इंसिस्ट करे या आपको क्रेडिट पे परचेजेस अलाउ ना करे फ्यूचर में। अच्छा, फिर लार्ज इन्वेंट्री अगर आप रखेंगे तो हो सकता है अगर आपकी इतनी डिमांड नहीं है और अपने एक्सेस इन्वेंट्री बाय कर ली तो उससे आपकी फिर वो इस ऑब्सोलेसेंस की इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, इन्वेंट्री डैमेज हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है या वो थेफ्ट हो सकती है। तो उससे इन्वेंट्री लॉसेस बढ़ेंगे और इन्वेंट्री लॉसेस अगर इंश्योर्ड ना हो तो वो प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं। अच्छा, एंड अनदर थिंग ऑप्शन है वे, अगर आप सप्लायर की पेमेंट डिले करेंगे तो वो आपसे इंटरेस्ट हो सकता है लेट पेमेंट का चार्ज करे। इंटरेस्ट जो सप्लायर चार्ज करेगा वो आपका एक्सपेंस होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज प्रॉफिट्स। अच्छा, पेपर में तो वैसे आप लोग को रिकमेंडेड है कि आप लोग को ऑब्वियसली इस तरह आंसर नहीं लिखना, या तो प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स लिखें, बुलेट पॉइंट्स पे भी अलाउड है, एग्जामिनर कैंडिडेट रिस्पॉन्स में उसने बात मेंशन की है। और आप लोग या तो प्रॉपर पैराग्राफ्स में आंसर लिखें। यहाँ से रिकॉर्डिंग का टाइम रिड्यूस करने के लिए मैंने पहले जैसे आंसर लिखा है और फिर ये उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करके पहले आंसर लिखा फिर मैंने रिकॉर्डिंग, लेकिन पॉइंट्स आप लोग से पहले डिस्कस कर लेते सिवाय इस एडवाइस के। तो ऑप्शन ए देखिए बेहतर होगा क्योंकि इसका अभी बैंक ओवरड्राफ्ट है। ऑप्शन ए से इसकी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट को कम करेगा। और अभी आप इसकी देखिए ड्यूरिंग देयर इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है तो वो सजेस्ट करता है कि या तो उसकी भी इतनी सेल्स नहीं हो रही है या उसने थोड़ी एक्सेस इन्वेंट्री की बाइंग की है। तो ऑप्शन ए सीम्स अ बेटर ऑप्शन। तो अभी ऑलरेडी इन्वेंट्री बिक नहीं रही तो और वो मैसिव इन्वेंट्री का बाय करेगा ऑप्शन बी में तो उससे हो सकता है और अनसोल्ड इन्वेंट्री और इन्वेंट्री लॉसेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये मैंने केस से भी लिंक कर दिया, जैसे ओवरड्राफ्ट है तो इतनी पेमेंट्स कैसे मैनेज करेगा ऑप्शन बी में। तो आई होप सो आप लोग को ये थोड़ा और कंपनी क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।